नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमारे द्वारा वर्तमान की पढ़ाई जा रही यूनिट सेल बायोलॉजी का आज का हमारा जो टॉपिक है सेलुलर ऑर्गन, विभिन्न कोशिकांगों में दोहरी झिल्ली युक्त माइटोकॉन्ड्रिया। कल का टॉपिक आज हम सुचारू करेंगे। दिखाई देने वाला डायग्राम जो है आपको किसका दिखाई दे रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया की खोजकर्ता अल्टमान फ्लेमिंग। माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम किसने देखा? कॉलिकर ने। कहां देखा? कीटों की रेखित पेशियों में देखा। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया, फ्लेमिंग ने इसे फाइलिया नाम दिया। कंफर्म हुआ? समझ में आया सभी को आप? ठीक है, अब चलती है इसकी डिस्कवरी के बारे में बता दिया। अब हम बात कर रहे हैं बेटा किसके बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एक कोशिका में अधिकतम कितनी हो सकती है? 1000 से 11 से 1600 तक हो सकती है। एनसीईआरटी की किताबों के अंदर 40 से 5000 दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? 40 से 5000 तक दे रखा है, नोट कर लेना। फिर चलती है बात, अगर एक कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया को देखना हो कि एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो अपन क्या बोलेंगे? क्लोरेला शैवाल या माइक्रोस्टेरियास। माइक्रोस्टेरियास के अंदर आपको क्या मिलता है? मैं एक कोशिका में एक ही माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है। मैं सोचता हूं मेरा जोर क्यों लग रहा है, मुझे नहीं मालूम, चालू ही नहीं हुआ है। ठीक है भाई, समझ आ गई? अगर देखें एक कोशिका में सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया किस में मिलेंगे? हम बोलेंगे अमीबा की एक प्रजाति होती है जिसे कहते हैं चाउस। क्या बोलते हैं? चाउस। उसमें आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे भाई? माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। कन्फर्म हुआ? आगे देखें डायग्राम के अंदर देखें माइटोकॉन्ड्रिया में हम सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है बेटा? यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है भाई? माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है। इस झिल्ली में क्या क्या सामान मिलेगा? इसमें फास्फोलिपिड। क्या बोलेंगे बेटा? फास्फोलिपिड। और फास्फोलिपिड में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होगी? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें क्या होती है बेटा? ज्यादा पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं बाह्यतम झिल्ली होती है। और ये झिल्ली लगभग कितनी मोटी होती है बेटा? बोलेंगे 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। क्वेश्चन आता है यदि किसी माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्यतम झिल्ली को हटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, तो अपने क्या बोलेंगे? झिल्ली रहित। कौन सी झिल्ली? बाहरी झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। झिल्ली रहित माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जानते हैं? माइटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? माइटोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। जेट और सीयूटी की नजर से यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्यतम झिल्ली को हटा दिया जाए तो संरचना क्या बन जाएगी? अपन क्या बोलेंगे बेटा? माइटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? माइटोप्लास्ट कह देंगे। कन्फर्म हुआ? समझ में आया सभी को? चलता हूं आगे। अगली झिल्ली कौन सी थी? माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली। कौन सी झिल्ली बेटा? ये अपन बोलेंगे ये आंतरिक झिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन है। इसमें फास्फोलिपिड की मात्राएं कम होती हैं। क्या क्या मिलेगा बेटा इसके अंदर? हमें मिलेगा इसके अंदर प्रोटीन प्लस ग्लिसरॉल। क्या मिलेगा बेटा? प्रोटीन प्लस ग्लिसरॉल की मात्रा पाई जाती है। याद रखिएगा, भूलना नहीं है। कन्फर्म हुआ? आंतरिक झिल्ली के अंदर अंगुली नुमा प्रवर्ध होते हैं। क्या कहलाते हैं ये? क्रिस्टी कैसे प्रवर्ध हैं? अंगुली नुमा प्रवर्ध पाए जाते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये संरचना किसके द्वारा बनती है? ये आंतरिक झिल्ली के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? प्रश्न आता है आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के द्वारा व्युत्पन्न संरचना का नाम लिखिए। क्रिस्टी बोलेंगे। क्रिस्टी की संरचना कैसी होती है? अंगुली नुमा प्रवर्ध युक्त होती है। याद रखोगे? ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बाह्यतम झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली, दोनों झिल्लियों के बीच में पाया जाने वाला ये जो स्थल है,
इस स्थल को क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल बोलेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलेंगे। इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पाया जाएगा पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल द्रव्य, फ्लूइड। क्या पाया जाएगा? फ्लूइड पाया जाएगा। याद रहेगा बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटा? यहाँ पे ये तो नहीं है कि भाई हिंदी में लिखा दो, तो हिंदी में लिखा देता हूं मैं आपको। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल में पाया जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल द्रव्य। क्या मिलेगा बेटा? द्रव्य मिलेगा। ओके, अब इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्या होता है? इसमें फैट का ऑक्सीडेशन होता है बेटा। क्या लिखेंगे? वसा का ऑक्सीकरण होता है बेटा। यहां पे वसा का ऑक्सीकरण होता है, नोट करके लगा लेना। ये क्वेश्चन जेट और सीयूटी लेवल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में वसा का ऑक्सीकरण किस संरचना में या किस स्थान पर संपन्न होता है? उत्तर क्या होगा आपका? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल पे या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे। कंफर्म हुआ? समझ में आया बेटा पूरा अच्छी तरीके से? इसे कहा जाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल। अब चलता हूं आगे। क्रिस्टी पाई जा रही है, अंगुली नुमा प्रवर्त पाए जा रहे हैं। क्रिस्टी के ऊपर क्या चीज पाई जा रही है बेटा? ये इसको क्या बोलेंगे? F1 पार्टिकल। क्या बोलेंगे बेटा? F1 कण। ये दिखते कैसे हैं? देखो ध्यान से। देखो ये ऐसे दिखाई देंगे। ये हमारे पास है बाहरी झिल्ली, ये हमारी आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली के ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? क्रिस्टी। इस तरीके से। अरे यहां क्या मिलेंगे आपको? ये F1 कण मिलेंगे। ये वाले, इसका बेस, इसका मध्य भाग, इसका शीर्षस्थ भाग। इसको क्या बोलेंगे अपन? F1 कण कहेंगे। बाहर वाला गेट खोल के आओ, गर्मी बहुत होगी अंदर यार, जल्दी जाओ। F1 कण, ठीक है बेटा? F1 पार्टिकल कहते हैं। F1 पार्टिकल के 3 भाग होते हैं। F1 पार्टिकल के 3 भाग होते हैं। पूरा खोल देना यार, ये खोल दे, खोल दे और खोल दे, बस। F1 पार्टिकल, ये ब्लोअर चलते हैं, ये बार बार पंखे चलवा दो इसको। हाँ चलवा दो इसको, गर्मी निकल जाएगी बाहर यार। ठीक है भाई? F1 पार्टिकल, F1 कण बोलेंगे। F1 कण यहां पाए जाते हैं। एक F1 कण का साइज कितना होता है? 75 एरंगस्ट्रॉन्ग। कितना होता है बेटा? 75 एरंगस्ट्रॉन्ग एक का साइज होता है। 2 F1 कणों के बीच में, ये जो बीच की जो दूरी होती है, लगभग ये दूरी कितनी होती है? 100 एरंगस्ट्रॉन्ग दूरी होती है। कितनी होती है बेटा? 100 एरंगस्ट्रॉन्ग 2 F1 कणों के बीच में दूरी पाई जाएगी। क्वेश्चन आ जाए F1 कणों के बारे में सर्वप्रथम किस बंदे ने बताया, तो क्या लिखेंगे? फर्नांडिस मोरेन। इसके वैज्ञानिक का नाम क्या था? फर्नांडिस मोरेन। फर्नांडिस मोरेन ने सबसे पहले बेटा इसकी व्याख्या की थी। समझ आया? कंफर्म हुआ? अभी चल रहा हूं मैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाने वाला, ये जो अंदर पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसे कहेंगे मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे बेटा? मैट्रिक्स, या बोलेंगे आधात्री। इसे कहा जाता है मैट्रिक्स या आधात्री। मैट्रिक्स या आधात्री कहा जाता है। कंफर्म हुआ? समझ में आया? थोड़ा आगे लिखा रहा हूं, देखो ध्यान से। ये वाले पार्ट अगर मैं मिटाना चाहूं तो मिटा दूं? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ठीक है, ये वाले पार्ट अपन थोड़े से मिटा के इसके अंदर और लिखते हैं कुछ। देखें ध्यान से। ये वाली जल्दी, हाँ जी, फर्नांडिस मोरेन ने, फर्नांडिस मोरेन ने। अब देखो ये अधात्री है हमारे पास में। इस अधात्री में क्या मिलेगा? सबसे पहले तो बेटा इसके अंदर हमारे को क्या मिलेगा?
वर्तुलाकार डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्तुलाकार डीएनए मिलता है। इस डीएनए, ये डीएनए पूरी कोशिका का कितना डीएनए होता है? ये किसी संपूर्ण कोशिका की कितनी % डीएनए की मात्रा इसमें पाई जाती है? 1% डीएनए पाया जाएगा। कितना मिलेगा? 1%। इस डीएनए के अंदर किसकी मात्रा होती है? ग्वाइनोसिन और साइटोसिन की मात्रा क्या होती है? क्या होती है? अधिक होती है, पहली बात। दूसरी बात, एडेनिन डबल बॉन्ड थाइमिन की मात्रा क्या होती है? यहां पे कम होती है। क्या लिखेंगे बेटा? कम होती है। अब क्वेश्चन आता है, ये एडेनिन, थाइमिन और ग्वाइनिन, साइटोसिन क्या है? ये नाइट्रोजन क्षारक हैं। क्या है? नाइट्रोजन क्षारक है। कहां पाए जाते हैं ये नाइट्रोजन क्षारक? ये नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं बेटा, वो अनुवांशिक पदार्थ के अंदर पाए जाते हैं। प्रश्न आता है, आपके द्वारा पढ़ा जा रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें जो डीएनए पाया जाता है, इसकी आकृति वर्तुलाकार होती है, सर्कुलर डीएनए होता है, और इसमें ग्वाइनोसिन और साइटोसिन की मात्रा जो होती है वो एडेनिन और थाइमिन की मात्रा से क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। पहला काम। दूसरा काम, अब इसमें और चीज क्या आती है? ये लो जी, ये इसमें क्या हो गया? ये इसके अंदर पाया जाता है आरएनए। क्या पाया जाता है बेटा? आरएनए। आरएनए हमेशा कैसा होता है? एकल रज्जु की। कैसा होता है बेटा? एकल रज्जु की इसमें आरएनए पाया जाएगा। इसमें और क्या मिलता है? इसमें और क्या मिलेंगे? इसमें आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? प्रोटीन मिलेंगे। ये लो जी, इसके अंदर प्रोटीन पाए जाते हैं। और क्या पाया जाएगा बेटा इसके अंदर? और क्या मिलेगा? और इसमें मिलेगा राइबोसोम। क्या मिलेगा? राइबोसोम पाया जा रहा है। ये देखो, ये राइबोसोम पाया जा रहा है। तो राइबोसोम कितने एस का होता है? राइबोसोम किस प्रकार का होता है? बोलेंगे 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। डाउट क्लियर हुआ? नंबर 1 पे पहले क्या बोला? इसमें डीएनए मिलेगा वर्तुलाकार, इसमें आरएनए पाया जाएगा, इसमें प्रोटीन मिलेगा, इसमें राइबोसोम मिलेगा। राइबोसोम कैसा मिलेगा? कैसा मिलेगा? राइबोसोम 70S प्रकार का मिलेगा। और सबसे बड़ी बात क्या मिलेगी? इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम भी पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे बेटा? इसमें एंजाइम भी पाए जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं, कहीं पर भी लिख लो आप। ये एंजाइम है। ये एंजाइम कौन से एंजाइम है? ये ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया को संपन्न करने वाले, ऑक्सी श्वसन को संपन्न करने वाले समस्त एंजाइम मिलेंगे बेटा। ऑक्सीकारी प्रक्रिया से संबंधित जितने भी हमें एंजाइम चाहिए, वो सारे के सारे एंजाइम अपने को कहां मिलने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में मिलने वाले हैं। हम लिख सकते हैं, इस मैट्रिक्स में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है बेटा? लिख दो, ऑक्सी श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। प्रक्रिया संपन्न होती है। एनी डाउट किसी को? क्लियर हुआ? ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया यहां पे सारी की सारी संपन्न होती है। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, फटाफट उतार लें आप। जिसने उतार लिया है अच्छी बात है, नहीं तो उतारें। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं, कुछ इस टॉपिक के बारे में, F1 कण के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं अभी। इन्हीं वजह से, इन्हीं एंजाइमों की उपस्थिति के कारण ऑक्सी श्वसन की प्रक्रियाएं संपन्न हो रही हैं। इन्हीं प्रक्रियाओं के कारण हम क्या कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग है, सबसे ज्यादा सक्रिय कोशिकांग है। ये कभी थकता नहीं है, लगातार काम करता है, सबसे बिजी कहा जाता है, सबसे बिजी कोशिकांग कहा जाता है। इस कोशिकांग को संचयी बैटरियां भी कहते हैं। लिख लो, स्टोरेज बैटरी भी इसे कहा जाता है, संचयी बैटरियां भी कहा जाता है। एटीपी का भट्टा कहा जाता है इसे बेटा। क्या बोलेंगे? एटीपी का कारखाना कहा जाता है इसे, ऊर्जा का कारखाना कहा जाता है। इसमें एनर्जी स्टोरेज होती है, ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस स्टेशन ऑफ ए सेल भी कहा जाता है। लिख लो, ये सारे नाम इसके हैं। संचयी बैटरियां भी कहते हैं इसे। ये देखो, इसे संचयी बैटरी भी कहा जाता है, पहली बात। ठीक है, पावर हाउस कहा जाता है इसे, ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है। यह सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग है।
सर्वाधिक सक्रिय कोशिकांग। अगली बात, ये बिजी ऑर्गन है, सबसे ज्यादा व्यस्त कोशिकांग है बेटा, ये सबसे ज्यादा ये बिजी रहता है, इसको बेल नहीं मिलती किसी भी टाइप की। कहने का मतलब अगर ये रुक गया सारे काम रुक जाएंगे। ठीक है, ऑक्सी श्वसन की समस्त प्रक्रियाएं इसके अंदर संपन्न होती हैं। इतना उतार लिया हूं, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूं। हाँ जी चलते हैं, देखिए ध्यान से। अब देखो, हमने बनाया था एटीएस कण को बाहर निकाला था, ये हमारा ये थी, कौन सी थी ये, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन, इसे कहा था माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन। ये बीच का अंदर क्या पाया जा रहा था, ये वाला, ये क्या था, PMS, समझ आ गए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस था। अब देखो चित्र में देखो ध्यानपूर्वक, अब इसके ऊपर पाया जा रहा है F1 कण, ये इसका आधार हो गया, ये इसका मध्य भाग, और ये इसका हो गया शीर्षस्थ भाग। ऐसा ही था ऐसा। इस भाग को क्या बोला था, इसको बोला था आधार। क्या कहा था बेटा, इसे क्या कहा था, मध्य भाग। इसे क्या कहा था, इसे कहा था शीर्षस्थ भाग। इसी भाग को क्या कहा जाता है, F1 कण। इसे ही कहा जाता है F0 कण। इसे ही कहा जाता है ऑक्सीसोम कण। कौन सा कण बेटा, बोला करो, ऑक्सीसोम कण कहा जाता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात। अब दूसरी बात, इस एटीएस प्रक्रिया के दौरान F1 कण के शीर्ष में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, लिख दो, एटीपी सिंथेटेज। कौन सा पाया जाता है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम पाया जाता है। इसमें कौन सी अभिक्रियाएं संपन्न होती हैं, लिखो, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की प्रक्रियाएं संपन्न होती है, नोट कर लेना। ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रियाएं, समस्त प्रक्रियाएं यहां संपन्न होती हैं। ये प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं, ये प्रक्रियाएं NAD, साफ साफ लिखो, NADPH2, FADPH2 व ATP एनर्जी प्रोड्यूसिंग, ये उत्पादन करती है बेटा, ये इनका उत्पादन होता है बेटा यहां पे। NAD का पूरा नाम बताया कोई बच्चा मेरे को, NAD का पूरा नाम बताएगा कोई, बताओ बताओ बेटा। हाँ जी, हाँ महाराज, माड़ा वाले बाबा, बताओ कुछ। NAD का पूरा नाम, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। बोल पीछे फिर फटाफट जल्दी कर, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। लिख लो पहले कॉपी के अंदर, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटीन अमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये लो, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। समझ आ गया, NAD का पूरा नाम है। अगर FAD का पूरा नाम आ जाए तो, F का मतलब बोलो, सिर्फ F का नाम चेंज करना है, फ्लेविन, सिर्फ फ्लेविन नाम चेंज करना है, बाकी सेम। दोबारा बोलो कैसे होगा, फ्लेविन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। अगर ATP का नाम पूछा जाए तो ATP का नाम क्या होगा, हाँ जी शुक्र है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी गुड, लाइट आ गया तो आती, ठीक है बेटा, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना। अब ये टूटेगी कैसे ATP, देखो ATP जब टूटती है तो ये क्या बनाती है, ADP प्लस IP।
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, 3 फास्फेट के मॉलिक्यूल हैं यहाँ पे। कितने मॉलिक्यूल हैं? 3 मॉलिक्यूल हैं। तो 3 मॉलिक्यूल एटीपी जब यहाँ पे टूटेंगे तो ये क्या बनाएगा? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस अकार्बनिक फास्फेट, इनऑर्गेनिक फास्फेट। एक फास्फेट निकल गई ना। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ऊर्जा बनी है या ऊर्जा खपत हो गई है? क्या मतलब है इसका? ऊर्जा का खपत हुई है, ऊर्जा की खपत हुई है, ऊर्जा टूटी है। कब टूटेगी? जब मैं कोई काम करूंगा। अब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी ऊर्जा टूट रही है, आप ग्रहण कर रहे हो तो आपके एटीपी बन रहे हैं। ठीक है, आपके एटीपी अंदर बन रहे हैं, आपके अंदर उल्टा काम होगा, आपके अंदर ये काम होगा, इस तरीके से आपके अंदर एटीपी बनेंगे। और बाई चांस मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, आपको नहीं आया, फिर आपके एटीपी धमाकेदार टूटेंगे। बात समझ में आई? फिर जोरों शोरों से एटीपी टूटेंगे, आपके टूटेंगे ना। ऐसी स्थिति प्रकट नहीं करनी है। इससे बढ़िया हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है। चलते हैं इधर, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, सुने ध्यान से। आंतरिक झिल्ली के द्वारा वलित संरचना का नाम क्या होता है? क्या नाम बोलेंगे इसे? क्रिस्टी बोलेंगे। क्रिस्टी पे कौन से कण पाए जाते हैं? F1 कण पाए जाते हैं। F1 कण के कितने भाग होते हैं? सबसे पहला भाग शीर्षस्थ, बीच का, मध्य, तीसरा आधार्य। शीर्षस्थ भाग में मुख्य एंजाइम कौन सा होता है इसका? कौन सा एंजाइम होता है? एटीपी सिंथेटेज। क्या बोलेंगे बेटा? एटीपी सिंथेटेज। कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है यहाँ पे? एटीपी सिंथेटेज के द्वारा कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। और इस प्रक्रिया के दौरान क्या चीज बनती है हमारे पास में? एनएडीपी, स्वांगीकारी शक्ति या अपचायक शक्ति, ये बोल देंगे। इसके बराबर लिख लो, स्वांगीकारी शक्ति या अपचायक शक्ति भी कहा जाता है इसे। इनको स्वांगीकारी शक्ति, स्वांगीकारी शक्ति या अपचायक शक्ति कहा जाता है। अपचायक शक्ति कहा जाता है। कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी को भी कोई समस्या हो तो बेटा आप मुझे बता सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग क्यों कहा जाता है? क्योंकि अर्ध स्वायत्त या सेमी ऑटोनोमस का नाम मतलब होता है ऐसे कोशिकांग जिनके पास में खुद का डीएनए हो, खुद का आरएनए हो, खुद का प्रोटीन हो और खुद का ही राइबोसोम। क्या हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में चारों चीजें हैं? क्या हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास में चारों चीजें हैं? क्या है? इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। इसे ऊर्जा के लिए किसी दूसरे कोशिकांग के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। ये अपनी ऊर्जा क्या बनाता है? खुद बनाता है, स्वयं बनाता है। कोई डाउट किसी को? शाबाश। अब आप ये काम करो, क्वेश्चन लिखो इसके अंदर। कैसे क्वेश्चन आएगा? पहला क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी एक कोशिका के, देखो ध्यान से, जैसे किसी एक कोशिका है, एक सेल है, एक कोशिका के समस्त माइटोकॉन्ड्रिया हैं। मान लो कि एक कोशिका में 1600 माइटोकॉन्ड्रिया, कन्फर्म है बेटा? कोशिका के समस्त माइटोकॉन्ड्रिया, समस्त माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यदि इनको सम्मिलित रूप से कुछ बोलना पड़े, समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम। क्या कहा जाता है बेटा? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। CONDRIOME। ये लो जी, सम्मिलित रूप से इन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्ड्रियोम कहा जाता है। याद रहेगा, एक कोशिका के समस्त माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? कॉन्ड्रियोम कहेंगे। यदि किसी माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाता है? माइटोप्लास्ट कहलाता है। क्या कहता है बेटा? माइटोप्लास्ट कहलाता है। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा? शाबाश, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, अब देखो ध्यान से, वापस चल रहा हूं मैं अपने उस पेज के ऊपर जो अपन पढ़ा चुके हैं। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया था, कन्फर्म है भाई? है डायग्राम अपने पास में? अब मैं इसके अंदर कुछ चीजों को मिटा रहा हूं, चलेगा? आपकी लिखी हुई तो है ही है, तो मैं मिटाता हूं। फिर देखो ध्यान से, मैं कुछ चीजों को मिटा रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि मैंने क्यों मिटाई, किस लिए मिटाई और क्या कारण था इसका। नामांकन आपको सबको आता है? क्या हो गया?
नामांकन के बारे में सारी चीजें आपको मालूम है, आपको कुछ कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अब एक चीज बताओ मेरे को, ये माइटोकॉन्ड्रिया कहां पड़ा हुआ है? दिमाग लगा के बताओ मेरे को। पहला मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूं, दिखाई देने वाला माइटोकॉन्ड्रिया, प्रश्न है ये, माइटोकॉन्ड्रिया किस संरचना में पाया जाता है? ऑप्शन एक कोशिका द्रव्य, ऑप्शन 2 साइटोसोल, ऑप्शन नंबर 3 हाइलोप्लाज्म, ऑप्शन नंबर 4 ट्रोफोप्लाज्म। बताओ, अभी लिख देता हूं मैं। पहला हमने क्या बोला? कोशिका द्रव्य। दूसरा क्या बोला हमने? साइटोसोल। तीसरा क्या बोला? हाइलोप्लाज्म। चौथा क्या बोला? ट्रोफोप्लाज्म। लगाओ टिक और सीओडी में सिलेक्ट हो जाओ। आपने क्या बोला? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य में दोनों ही होते हैं। एग्जैक्ट स्थान कहां बताया आपने? बताया ही नहीं। चलो गलत हो गया। साइटोसोल किसने बोला? हाइलोप्लाज्म किसने बोला? एक ही चीज होती है, एक ही नाम होता है, इसमें कोशिकांग कोई होता ही नहीं। तो कोशिकांग कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताओ। अब देखो गोलियां हो गया ना डिब्बा, ऐसे गोल होता है। साइटोसोल और हाइलोप्लाज्म का योगदान क्या है? क्या ये तो जेली स्ट्रक्चर होती है, तरल पानी है। क्या काम करता है? ये तो इसकी सुरक्षा करेगा भाई। ये चीज दोनों मिलकर इसकी सुरक्षा करेंगे। और कोशिका द्रव्य क्या है? कोशिका द्रव्य सारा ही है। कोशिका द्रव्य नहीं मैं कह सकता। मैं आपसे पूछूं कहां रहते हो, बोल दो गंगानगर में। मैं रास्ता ढूंढ दूंगा क्या? बताओ मेरे को, ऐसे घर मिल जाता है क्या? मैं बोलूंगा ना कि मैं सूरतगढ़ में रहता हूँ, वार्ड नंबर 8 फलानी कॉलोनी, ये मेरा गांव है, या ये मेरा घर है, ये मेरा मकान नंबर है, तब जाओगे ना ट्रोफोप्लाज्म के अंदर। तो पहले प्रश्न में सीयूटी के पेपर में आप फेल हो गए। ठीक है, बेवकूफ कहीं के। मैं कितने दिनों से माथा मार रहा हूं, अरे समझ जाओ नई चीजें समझ आ रही। चलो अब ध्यानपूर्वक सुनो, अभी भी बता दो मेरे को। चलो बताओ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या पड़ रहेगा? अब बता दो माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है? मैं बताऊं? देखो ध्यान से, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है, ध्यानपूर्वक देखते जाना। ये टॉपिक मैं इसलिए बड़ा कर रहा हूं क्योंकि ये श्वसन चैप्टर में क्रेबस चक्कर आएगा, वहां पर भी तो दोबारा पढ़ना ही पड़ेगा, इसे पहले ही कर लो। ये लो, अब बताना मेरे को फटाफट। अब ये तो हमारा क्या है, ये लो। अब बताओ माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है? कोशिका द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर क्या है? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य का कौन सा भाग है? मैंने बोला ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है। कोशिका द्रव्य का एग्जैक्ट भाग ये क्या है? ट्रोफोप्लाज्म है। क्या है? ट्रोफोप्लाज्म है। इसके बाहर की ओर क्या है? ये बाहर की ओर, ये तो चलो कोशिका आ गई, ये चलो कोशिका आ गई। तो कोशिका का ये वाला भाग कौन सा है? ये साइटोसोल है। कौन सा भाग है भाई? अरे भाई बोलो, ये हाइलोप्लाज्म साइटोप्लाज्म भाग है। समझ आ रही चीजें? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? पक्का बता दो मेरे को। अंदर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के बाहर की ओर क्या है? इन दोनों को मिलाकर क्या बोल देंगे? कोशिका द्रव्य बोल देंगे। क्वेश्चन आता है, अन्नाक्षी श्वसन की प्रक्रियाएं कहां संपन्न होती हैं? यहां नाक्षी श्वसन, अवायवीय श्वसन। क्या बोलेंगे बेटा? अवायवीय श्वसन बोलेंगे यहां पे। और अवायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। कौन सी होती है? ग्लाइकोलाइसिस। लिख दो इसको भी, इसमें ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस पाया जाता है। ये लो, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया
साइटोसोल में संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है बेटा? साइटोसोल या हाइलोप्लाज्म में संपन्न होती है। कोशिका द्रव्य का भाग है ये जहां ये संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या था? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या था? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब था ग्लूकोज का कितना अणु? एक अणु किसका निर्माण करवाएगा? किसका निर्माण करवाएगा? दो अणु पायरुविक अम्ल के। किसका करेगा बेटा? दो अणु पायरुविक अम्ल के, पायरुविक एसिड के निर्माण करवाएगा। दो अणु पायरुविक अम्ल का निर्माण कर दिया। ग्लूकोज का टूटना, पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का बनना, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये प्रक्रिया अवायवीय अन्नाक्षी श्वसन की होती है। ये प्रक्रिया संपन्न होती है साइटोसोल में, कोशिका द्रव्य के हाइलोप्लाज्म या साइटोसोल भाग में संपन्न होती है। क्या साहब ये प्रक्रिया इसके अंदर नहीं जा सकती? नहीं जा सकती। क्यों? ग्लूकोज की संरचना में कितने कार्बन है? 5 से 6 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा? 5 कार्बन है। यहाँ पे 5 कार्बन का अणु मोटा है, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए ये ग्लूकोज के एक अणु जो होता है ये दो भागों में टूट जाता है। दो अणु बना दिए। कितने कितने कार्बन के हैं ये पायरुविक अम्ल जो है? कितने कितने कार्बन के हो गए? यहाँ पे इसके कार्बन अणु टूट गए, दो अणु बन चुके हैं बेटा। यहाँ पे 3-3 कार्बन के हो गए। कितने कितने कार्बन के हो गए बेटा? ये 3-3 कार्बन के हो गए हैं। अब ये 3-3 कार्बन के माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाएंगे। ये कर गए प्रवेश माइटोकॉन्ड्रिया में, कर गए। यहां पहुंच गया, ये पहुंच गया पायरुविक अम्ल। ये लो जी, इसको बोलेंगे पायरुविक अम्ल। अब कहां पहुंच चुका है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। यहां ये कौन सी प्रक्रिया संपन्न करेगा? यहां प्रक्रिया संपन्न करेगा वायवीय या ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। कौन सी संपन्न होती है? वायवीय अथवा ऑक्सी श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। समझ आई बात बेटा? अब पता चला कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी या ऊर्जा का शक्ति गृह क्यों कहा जाता है। क्योंकि सारी की सारी ऑक्सीकारी श्वसन की प्रक्रियाएं, वायवीय श्वसन की प्रक्रियाएं, ऑक्सी रेस्पिरेशन की प्रक्रियाएं कहां संपन्न होती हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। तो ऑक्सी श्वसन या क्रेबस चक्कर एक ही नाम है। चाहे तो आप ऑक्सी श्वसन बोल दो, चाहे आप क्रेबस चक्कर कह दो, एक ही बात है। दोनों प्रक्रियाएं कहां संपन्न हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न हो रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, अधात्री में ऑक्सी श्वसन से संबंधित जितने भी एंजाइम है, कितने एंजाइम है? कितने एंजाइम है? ऐसे नहीं होता। क्रेबस चक्कर की प्रक्रिया 10 पदों में पूरी होती है कि नहीं होती? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया 10 पदों में पूरी होती कि नहीं होती? तो जितनी प्रक्रिया जितने पदों में पूरी होगी उतने एंजाइम होंगे। अगर कोई पूछ ले अनाक्षी श्वसन से संबंधित समस्त एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो क्या बोलोगे? साइटोसोल में पाए जाते हैं। किताबों में लिखा होता है कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। गलत है, वो ठोक के लिख देना वहां पे। हमारे सर ने कहा गलत है, कोशिका द्रव्य नहीं होता। कोशिका द्रव्य का साइटोसोल भाग होता है जहां कोशिकांग कोई होता ही नहीं। अगर आपकी बात मान ली, क्या दिया कोशिका द्रव्य में होता है, इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया भी आ रहा है साथ में, हो गया ना गलत? तो माइटोकॉन्ड्रिया किस में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सी श्वसन में जाएगा। किस में जाएगा बेटा? ऑक्सी श्वसन में जाएगा। तो पूछा जाता है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, ये ग्लूकोज के एक अणु का टूटना, पायरुविक अम्ल के दो अणुओं का बनना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं? ये प्रक्रिया कितने पदों में पूरी होती है? 10 पदों में पूरी होती है। एंजाइम कितने आते हैं? 10 एंजाइम काम आएंगे। क्रेबस चक्र प्रक्रिया कितने पदों में पूरी होती है? 10 पदों में पूरी होती है। कितने एंजाइम होते हैं? 10 एंजाइम आएंगे। समझ में आ गई ध्यान से? ये है। अब चलता हूं मैं इसके कार्य के ऊपर। उतारना है ये, लो फिर जल्दी करो। ये शॉर्ट की लिख लेना, ये आगे विस्तार पूर्वक आएगा अपने अगली यूनिट के अंदर। तो ये तो सिर्फ कॉमन समझाने के लिए बताया मैंने आपको, और कोई बड़ा इसका औचित्य नहीं है। बाकी लाइन टू लाइन जो बोल रहा हूं वो रिकॉर्ड हो ही रहा है। ध्यान पूर्वक देखना सर ने क्या बोला, उसको क्वेश्चन लिख लेना आराम से। ठीक है भाई, ये है पूरा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की ये संरचना होती है।
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैं बहुत सारी चीजें आपको बता चुका हूं। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ काम आता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे कैसे इसकी प्रोसीजर होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। शरीर को मिलने वाली संपूर्ण ऊर्जा जो होती है या विभिन्न उपापचय क्रियाओं में हमें जो भी हमें एनर्जी चाहिए वो हमें एनर्जी कहां से मिल रही है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिल रही है। याद रखेंगे। लिखो चलूं आगे बेटा मैं, ठीक है अगले पेज पे चलते हैं। अब लिखेंगे इसके कार्य। कार्य बेटा, कार्य देखो पहले ध्यान से, पहले देखना ध्यान से फिर लिखना। हमने लिखा माइटोकॉन्ड्रिया, क्या हुआ क्या मक्खी तो नहीं बैठी। माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अपने वर्क करने हैं। पहला काम ऑक्सीश्वसन में, पहला काम क्या है, ये ऑक्सीश्वसन में सहायक। दूसरा क्रेबस चक्कर के समस्त एंजाइम उपस्थित, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, उपस्थित। तीसरा काम कोशिका द्रव्य वंशागति में सहायक, वंशागति में सहायक। इसको ब्रैकेट में कर लेना, इसे मात्रक वंशागति भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसे मात्रक वंशागति भी कहते हैं। इसे पावर हाउस स्टेशन, इसे संचयी बैटरी, एटीपी की फैक्ट्री भी कहते हैं। एटीपी का उत्पादन भी बेटा यहीं पर होता है, ये भी बात ध्यान देना, ठीक है। समस्त एटीपी जितनी भी ऊर्जा जो बन रही है उसकी फैक्ट्री कहां है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा प्रकाशिक श्वसन में सहायक, प्रकाशिक श्वसन में सहायक, तो प्रकाशिक श्वसन में कितने कोशिकांग भाग लेते हैं बेटा, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, सीपीएम लगा लो हेडिंग। सी का मतलब हरित लवक, पी का मतलब पर ऑक्सीसोम, एम का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अंडे में पीतक निर्माण में सहायक, अंडे में पीतक निर्माण में सहायक, तरीका बताऊं इसका। अंडा क्या होता है, GERM, अंडा क्या होता है मित्रों, गरम। गरम का मतलब क्या है, इसमें 3 कोशिकांग पक्के मिलेंगे। पहला कौन सा, गोल्जी का है, दूसरा अंतःप्रदवी जालिका, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। 3 कोशिकांग इसके अंदर पाए जा रहे हैं, तीनों की क्रियाविधि इसके अंदर मिलेगी। कई बार इसके अंदर लाइसोसोम भी होता है, ठीक है, उसका भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये गरम, जी गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे के सारे कहां पाए जा रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जा रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्वतः जनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा इसके अंदर, इसमें स्वतः जनन भी पाया जाता है। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण, नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से हो सकता है। कौन सी विधि के द्वारा, विखंडन विधि के द्वारा। हम लिख देंगे विखंडन विधि के द्वारा पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है, ये लो जी लिख देना, ठीक है। अब लिखो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए मैं लेके आया। हाँ जी, इस पर लिखो
देखो इसके अंदर एक क्वेश्चन बढ़िया सा सुंदर सा, ये सारे काम हो गए इसके, याद रहेंगे आपको, भूलोगे नहीं आप, ठीक है। ये सारे वर्क माइटोकॉन्ड्रिया के हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एक और बात बताता हूं आपको मैं, केंद्रक के साथ में एक टॉपिक आता है जब आप केंद्रक के बारे में पढ़ोगे कि क्या केंद्रक को अपनी विभिन्न प्रक्रियाएं संपन्न करवाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। क्या हरित लवक को आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती। अरे तीनों कोशिकांग अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है ये। केंद्रक उसका खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन, राइबोसोम ले लेता है, वो बना लेता है, वो अपने आप करेगा। हरित लवक के पास में भी ये चारों चीजें खुद की हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास में भी सारी चीजें किसकी हैं? खुद की हैं। इनको एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कन्फर्म हो गया? एक प्रश्न तो अपना बोल के ही कन्फर्म होगा, लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कि केंद्रक अपनी विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर निर्भरता प्रदर्शित नहीं करता। याद रखोगे बेटा? अच्छा, एक प्रश्न और हमने लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि ये अपने पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से दोबारा बन जाता है, पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है। क्वेश्चन आता है कहां बनता है? तो इसके लिए विशेषता लिखनी है कि जब तक ये कोशिका के अंदर होगा तभी बन पाएगा, यदि इसको बाहर निकाल लिया जाए तो ये नहीं बनता। बस ये क्वेश्चन था मेरा, समझ आ गई बात बेटा? यदि इसको बाहर निकाल दिया जाए ना तो फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया पुराने माइटोकॉन्ड्रिया से नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा ही नहीं। रिपीट थोड़ा सा, समस्त आक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री मैट्रिक्स में संपन्न होती हैं। कौन सहायता करता है? कौन सहायता करता है? F1 कण करता है। कन्फर्म? एक अंतिम प्रश्न लिख लो, F1 कण के अंदर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? लिख दो ETS, पूरा नाम लिखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। मुझसे पूछ ले, क्या पूछना है? अंडे में पीतक निर्माण में सहायक है। पीतक निर्माण में अंडे का जो यौक बनता है ना, पीतक बनता है पीला पीला, उसके निर्माण में सहायक होते हैं तीनों कोशिकांग। कौन कौन से? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तीनों कोशिकांगों का ये परमानेंट काम है। तो आप जो आगे भी पढ़ोगे ना उसके अंदर भी आप पीतक निर्माण बार बार पढ़ोगे आप। अभी बोल रहा हूं मैं, F1 कण में कौन सा चक्कर पाया जाता है? ETS चक्कर पाया जाता है। ETS चक्कर का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम। हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र कहते हैं, ETS कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम कहते हैं। कहां पाया जाता है? F1 कण में पाया जाता है। कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न करता है? ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया संपन्न करता है। कौन सा मुख्य एंजाइम है? एटीपी सिंथेटेज। कौन सा? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम इसका मुख्य एंजाइम है। कोई डाउट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में? कोई परेशानी? चलता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हमारा आज का सेकंड टॉपिक जो रहेगा वो टॉपिक कौन सा है बेटा? वो है हमारे पास में लवक। कौन सा? लवक। लवक को क्या कहा जाता है? लवक को बोलते हैं बेटा अपन प्लास्टिड। क्या बोलते हैं बेटा? लवक को प्लास्टिड कहा जाता है। प्लास्टिड शब्द, लवक शब्द सर्वप्रथम किसने बताया था? किस बंदे ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था? तो इसके खोजकर्ता का नाम क्या आएगा? हीकल। क्या नाम आएगा बेटा? हीकल ने सबसे पहले लवकों के बारे में बताया। ये बंदा क्या कहता है? लवक पाए जाते हैं। इसने नहीं कहा था कि ये हरा होता है, कि लाल होता है, कि पीला होता है, कि कैसा होता है। इसने कहा भाई लवक जो होते हैं वो विभिन्न रंगों के हैं, वो रंगीन भी हैं, वो रंगहीन भी हैं और वो हरे भी हैं। समझ आ गई बात बेटा? तीन प्रकार के ये बंदा बता रहा है अपने को। तो मैं चलता हूं इसके ऊपर। इसका वर्णन कहता है कि लवकों को तीन भागों में बांटा गया। पहले सुने, उसके बाद में लिखना प्लीज, अभी मत लिखना, पहले सुन लीजिए ध्यान से। नंबर 1 पे सबसे पहला लवक कौन सा बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अवर्ण की लवक। देखो ध्यान से, अवर्ण की लवक, अवर्ण की लवक। अवर्ण की लवक का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलेंगे इसे?
ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? ल्यूकोप्लास्ट नाम है इसका अवर्ण की लवकों का। इनका तीसरा नाम क्या होता है? इसे अपन कहते हैं रंगहीन वर्णक। इनमें रंग है ही नहीं है इनके अंदर। कन्फर्म हुआ बेटा? समझ आ गई? दूसरा क्या था? दूसरा था वर्ण की लवक। वर्ण की लवक। वर्ण की लवक को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? क्रोमोप्लास्ट का नाम देंगे। ये लो जी, क्रोमोप्लास्ट दे दिया। हिंदी में क्या और क्या बोल देंगे इसको? क्रोमोप्लास्ट को रंगीन वर्णक। रंगीन वर्णक नाम दे दिया। रंगों युक्त होंगे बेटा, बहुत सारे रंग होंगे ऐसे वर्णक। ठीक है? इनमें से पहले वाला वर्णक कौन सा है? रंगों में से बताओ, पहले वाला वर्णक कौन सा मिलेगा? कैसा मिलेगा? ये तो सफेद तो दिखाई दे रहा है, वो सफेद भी नहीं होता, पानी कलर का, जैसे पानी का कोई रंग नहीं है, ठीक है ना, वैसा। उसको क्या बोल देंगे? रंगहीन। ल्यूकोप्लास्ट, रंगीन, क्रोमोप्लास्ट, वर्ण की लवक, कलर्ड युक्त पिगमेंट मिलेंगे। तीसरा कौन सा है? हरित लवक। क्या बोलेंगे इसे? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? क्लोरोप्लास्ट। हरा मिलेगा। क्यों मिलेगा हरा? क्योंकि इसमें किसकी अधिकता होती है? किसकी होती है बेटा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो बहुत सारे होते हैं, ए बी सी डी ई, 5 होते हैं। पांचों में सर्वाधिक क्लोरोफिल के अंदर मात्रा किसकी होगी? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। ए और बी की कन्फर्म हुआ? बी तक बताना अपने को। सी में चले जाएंगे फिर भूरे की तरफ जाएंगे, डी में जाएंगे फिर लाल की तरफ जाएंगे, ई की तरफ चले जाएंगे तो वो कौन सा हो जाएगा? वो भूरा पीला, पीला भूरे के अंदर निकल जाएंगे, अपने आगे की तरफ चला जाता आदमी, है ना। तो बेटा 3 वर्णक समझ आ रहे हैं बेटा आप सभी को? कन्फर्म हो रहा है? याद रखने का कि अवर्ण की लवक जो होता है, अवर्ण की लवक और हरित लवक दोनों का बाप एक ही था। क्या नाम था इसका? शिम्पर। क्या नाम था? शिम्पर। क्या नाम बोलेंगे बेटा? शिम्पर बोलेंगे। इन दोनों का पिता कौन था? शिम्पर नाम था। ठीक है, शिम्पर था ये। ठीक है, ऐसे मत बोल देना कि छिंपा था, नाम चेंज कर लिया, छिम्पर हो गया। ठीक है, वो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? एक सुदूर लाल। सुदूर लाल पार, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन के अंदर पढ़ते हैं सुदूर लाल। क्या सुदूर लाल है भाई, सुंदर लाल नहीं है ये। ठीक है, तो याद रखिएगा ये शिम्पर है। तो शिम्पर में अवर्ण की लवक ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, रंगीन वर्णक कहते हैं, रंगहीन वर्णक कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा ये? कितने प्रकार के हैं ये? पहली बात बताओ, ये होते कहां है? कहां मिलेंगे ये ऐसे वर्णक कहां मिलते हैं आपको? आप बताओ, पेड़ पौधों का कौन सा भाग ऐसा होता है जो रंगहीन होता है? मैं एग्जांपल दूं, फिर आंसर भरोगे? ऑप्शन बोलूं? पहले नंबर पे पुष्प, दूसरे नंबर पे हरी पत्तियां, तीसरे नंबर पे तना, चौथे नंबर पे जड़ है। क्या जड़ में कोई रंग होता है क्या? कभी जड़ का रंग देखा है? कभी जड़ का रंग देखा है? भूसड़ा सा होगा वो, पानी कलर का। ठीक है, वो जड़ है। तो कहने का मतलब ये वर्णक आपको कहां मिलने वाले हैं बेटा? ये वर्णक कहां मिलने वाले हैं? ये मिलेंगे आपको रूट के अंदर। कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको जड़ों में। सबसे शानदार बात लिख सकते हो, ऐसे पादप के भाग जहां प्रकाश नहीं पहुंचता। क्या नहीं पहुंचता? जहां प्रकाश नहीं पहुंचेगा वहां पे कौन से वर्णक मिलेंगे? ये वर्णक मिलेंगे। क्योंकि जैसे ही प्रकाश मिल गया तो प्रकाश मिलते ही तो बेटा वो अपना अपना रंग ले लेगा। वो तो अपने आप प्रकृति उसे रंग प्रदान कर देगी। प्रकाश की अनुपस्थिति, अंधकार प्रवृत्ति है बेटा, तो वहां पे क्या मिलेंगी? वहां पे रूट मिलेंगी। रूट मिलेंगी तो वहां पे आपको किसी भी प्रकार का वर्णक मिलने वाला है ही नहीं आपको वहां पे। ठीक है, तो जड़ों में पाया जाएगा, रूट्स के अंदर होएगा, या प्रकाश विहीन भागों में होगा। प्रकाश विहीन भागों के अंदर कितने प्रकार के हैं? पहला कौन सा है? पहला है
एमाइलोप्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा? पहला एमाइलोप्लास्ट, दूसरा इलियोप्लास्ट, ये लो मित्रों इलियोप्लास्ट, तीसरा प्रोटीनोप्लास्ट। क्या बोलेंगे? प्रोटीनोप्लास्ट के नाम से जाना जाएगा। प्रोटीनोप्लास्ट को एल्यूरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, इसका नया नाम निकला हुआ है एल्यूरोप्लास्ट। तो प्रोटीनोप्लास्ट के नीचे एल्यूरोप्लास्ट भी लिख लेना ब्रैकेट में, भाई इसी का ही नाम है। क्वेश्चन आता है कि ये जो जड़ों में पाया जा रहा है, जो जड़ों में वर्णक होते हैं, ये कैसे वर्णक होते हैं? पहली बात, ये संचयी वर्णक है। कैसे वर्णक है? क्या ये स्त्रावी वर्णक है? क्या ये उत्सर्जी वर्णक है? नहीं, ये कैसे है? ये संचयी वर्णक है, स्टोर रहेगा उसके अंदर, ये स्टोरेज पाई जाती है। बात समझ में आई बेटा? संचयी पाए जाते हैं, स्टोरेज पाए जाते हैं, तो ये इनका प्रकार कैसा है? ये संचयी वर्णक प्रकार के। पहला एमाइलोप्लास्ट किसका संचयन करता है? ये स्टार्च का। चलो जी, ये स्टार्च का संचय करता है। स्टार्च को सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं? मंड। क्या बोलते हैं बेटा? मंड कहते हैं, स्टार्च कहते हैं। स्टार्च देखिए कभी आपने कैसी होती है? देखिए कभी आलू काटते हो ना, तो बर्तन के अंदर व्हाइट व्हाइट रंग का जो पाउडर सा जम जाता है, उसको अपने क्या बोलते हैं? स्टार्च कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्टार्च कहते हैं। तो ये स्टार्च का संचयन करता है। इलियोप्लास्ट की बात करें, इलियो, इलियो, तीलियो, इलियो, तेलियो, तो ये तेल है एक प्रकार का। ये क्या है बेटा? ये तेल है, ऑयल है। जब ऑयल होगी तो ऑयल में क्या होगा? वसा का संचयन करते हैं, लिख लेना बेटा। किसका संचयन करते हैं? वसा का संचयन करते हैं। और वसा के संचयन के लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है? सरसों के बीज, मूंगफली, तिलहन, ठीक है, ये जितने भी जो होते हैं ना, मूंगफली, तिलहन, अरंडी, सरसों, इसमें से क्या मिलेगा? ये कैसे स्टोरेज मिलेंगे आपको? ये कैसे मिलेंगे? इलियोप्लास्ट प्रकार के वर्णक आपको वहां मिलेंगे। लिपिड का, वसा का संचयन करेंगे। कोई डाउट? हाँ जी, किसी बच्चे कोई डाउट? यहाँ पे तीसरे नंबर पे चल रहा है प्रोटीनोप्लास्ट, नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन का संचयन करेंगे। प्रोटीनोप्लास्ट का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलेंगे? एल्यूरोप्लास्ट। तो ये किसका संचयन कर रहे हैं बेटा? अपन बोलेंगे प्रोटीन का कर रहे हैं। और प्रोटीन कहां पाई जाती है? जैसे मूंग, चना, दाल, इनका जो खोल होता है, इनका जो कवच होता है, जो बीज कवच होता है, जो बीज कोट होता है, उसमें क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से ये क्या करता है बेटा? ये प्रोटीन का संचयन करता है। एनी डाउट किसी बच्चे को? कोई प्रॉब्लम, परेशानी? ठीक है, चलता हूं सेकंड पार्ट, वर्णकी लवकों के ऊपर, क्रोमोप्लास्ट के ऊपर। एक क्रोमोप्लास्ट है, एक क्लोरोप्लास्ट है। दोनों में से पहला रूपांतरण क्या आएगा? किसी फल के अंदर, किसी फल के अंदर पहले क्लोरोप्लास्ट आता है कि पहले क्रोमोप्लास्ट आता है? पहले क्या आता है, उसके बाद में क्या आता है? क्यों? जैसे कोई केला है, जैसे कोई फल है, वो पहले किस अवस्था में है? हरे रंग का होगा। पहले कैसा होगा बेटा? वो धीरे 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 परिपक्व अवस्था की ओर जाएगा। कैसे जाएगा? जब उनकी कोशिकाओं के बीच मध्य पटलिका जैसे जैसे घुलती जाएगी, फल मीठे होते जाएंगे। फल कैसे हो जाएंगे? मीठे होते जाएंगे। ये भी एक क्वेश्चन है, नोट कर लेना। कोशिका भित्तियों या विभिन्न कोशिकाओं के मध्य पटलिका के घुल जाने पर फल मीठे हो जाते हैं, अर्थात परिपक्व हो जाते हैं। मतलब मध्य पटलिका के घुल जाने पर, विभिन्न कोशिकाओं के मध्य पटलिका के घुल जाने पर, मध्य पटलिका के घुल जाने पर फल मीठे हो जाते हैं। फल मीठे हो जाते हैं। समझ आ गई बात बेटा? तो कहने का मतलब हरे वाले जो है, क्लोरोप्लास्ट का रूपांतरण क्रोमोप्लास्ट में हो सकता है, पर क्रोमोप्लास्ट का रूपांतरण वापस क्लोरोप्लास्ट में नहीं हो सकता। यदि क्रोमोप्लास्ट अगर क्लोरोप्लास्ट में वापस ट्रांसफर हो गए, तो वो कौन सी अवस्था है पादप के लिए? जीर्णता की अवस्था है। मतलब पादप मर चुका है, अब पादप काम का नहीं रहा।
समझ आई बात ध्यान से? फल हमेशा क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट का निर्माण हो सकता है यदि हरित लवक क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो रहा है तो बोलेंगे पादप वृद्धि कर रहा है। ठीक है, पादप में प्रत्येक अवस्था सुचारू रूप से हो रही है। लेकिन यदि इसका रूपांतरण इसमें हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया? पादप में जीर्णता आ चुकी है, अब पादप किसी काम का नहीं रहा। सुनोगे बात? केला हरा पीला बन जाता है पर पीला कभी हरा नहीं बनता। प्रत्येक पादप में पहले क्या है आपके पास में? क्लोरोप्लास्ट। धीरे 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 फल भित्ति जैसे जैसे गुड़ती जाएगी क्या बन जाएगा? ये क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाएगा। ये चीजें ध्यान देना, भूलना नहीं है। चलता हूं बेटा वर्ण की लवकों के ऊपर, क्रोमोप्लास्ट के ऊपर, सेकंड शीट के ऊपर चलते हैं अपन। देखो ध्यान से, क्रोमोप्लास्ट कौन सा है? ये वर्ण की लवक। वर्ण की लवक रंगीन वर्णक है। ये रंगीन वर्णों की उपस्थिति कहां पाई जाती है? सबसे पहले आप इसकी उपस्थिति बताएंगे कि ये वर्णक बेसिकली आपको कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको पुष्प के अंदर मिलेंगे, ठीक है, कलियों के अंदर मिलेंगे, पुष्प में मिलेंगे, कली के अंदर मिलेंगे, पुंकेसर जो होते हैं उनके अंदर मिल सकते हैं, पुंकेसर के अंदर हो सकते हैं, ठीक है, या और पुष्पीय संरचनाओं का रूपांतरण है। कहने का मतलब ये पुष्पों के अंदर मिल सकते हैं आपको, ये पुष्पीय संरचनाओं में, पुष्पीय संरचनाओं के अंदर ये आपको मिलेंगे। पहला सिस्टम ये समझ आना चाहिए आपको। दूसरी बात, क्रोमोप्लास्ट यदि होंगे तो पादप के ऊपर विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे जो होते हैं वो भी क्या होंगे? आकर्षित होंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन कीटों ने पादप के पुष्पों से वर्णकों युक्त, रंगीन वर्णकों युक्त संरचनाओं से क्या ग्रहण करना है? मकरंद लेना है। क्या लेना है? मकरंद लेना है। बात समझ में आ गई ध्यान से? शहद इकट्ठा करना है, मधु इकट्ठा करना है, इसके लिए वो इसके ऊपर आकर्षित होते हैं। तो पुष्प की रंगीन संरचनाएं क्या है? ये बड़ी आपके सामने समझ आई? कितने प्रकार के हो सकते हैं ये? चलता हूं मैं इसके टाइप्स के ऊपर। तो टाइप्स सुने बेटा ध्यान से। सबसे पहला कैरोटिनॉइड्स। पहले नंबर पे क्या है बेटा? कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से होते हैं? कैरोटीन और दूसरा एनी डाउट किसी को? क्लियर है? पहला हो गया हमारे पास में कैरोटिनॉइड्स। दूसरा कौन सा हो गया? फाइकोबिलिन्स। होते हैं या नहीं होते? फाइकोबिलिन्स कितने प्रकार के हैं? फाइको इरिथ्रीन। और दूसरा कौन सा है? फाइको साइनिन। ये बी टाइप, ये ए टाइप। कैरोटिनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। कैरोटिनॉइड्स दो प्रकार के, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल। कैरोटीन कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, अल्फा, बीटा, गामा। सुनके बाद ध्यान से बेटा, अल्फा, बीटा, गामा। ज़ैंथोफिल कितने प्रकार के बेटा? हाँ जी बताओ। दो प्रकार के, ल्यूकोजेंथिन और वाइलोजेंथिन। नाम दो, बोल दो। ल्यूकोजेंथिन और वाइलोजेंथिन। वाइलोजेंथिन, ल्यूकोजेंथिन और वाइलोजेंथिन। समझ आ गई बात ध्यान से? फाइकोबिलिन्स कितने प्रकार के हैं? फाइको इरिथ्रीन, फाइकोसाइनिन। कन्फर्म हुआ? चलता हूं मैं तीसरे पार्ट के ऊपर। सी पार्ट कौन सा है हमारा?
है ही नहीं है। लिखो क्रोमेटोफोर्स, क्रोमेटोफोर। अब बताओ ये किसमें मिलेगा, बताओ जल्दी, बताओ फटाफट। यहां तक की घटना मिलेगी आपको यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, और ये संरचना कहां मिलेगी आपको, जीवाणु में। कहां मिलेगी, बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक में। याद करो डायग्राम, देखो डायग्राम में मैंने दिखाया था क्रोमेटोफोर्स। क्या लिखाया था मैंने, क्रोमेटोफोर्स। बेस्ट एग्जांपल इसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है इसका बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। ऐसा है या नहीं है, बताओ मेरे को। कन्फर्म हुआ, समझ आ गई, लिख दोगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये वर्णक जो है ये नहीं पाए जाते। प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि बॉम्ब, बी का मतलब बैक्टीरिया, ए का मतलब एस्कोमाइसिटीज प्रभाग की कव के, एम का मतलब माइकोप्लाज्मा, और बी का मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। एग्जांपल नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया। नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, तीनों क्या है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित शैवाल को कौन सी कोशिकाओं में रखा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में रखा गया। किसमें रखा गया बेटा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। लिख देना, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर वर्णकों के रूप में क्या मिलेगा, क्रोमेटोफोर मिलते हैं। और ये क्रोमेटोफोर आंशिक सूक्ष्म मात्रा में प्रकाश संश्लेषण का काम भी करते हैं, भोजन निर्माण के अंदर भी काम आते हैं। प्रश्न लिखो अब यहां पे। सबसे पहला लगाओ बेटा, पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। टॉपिक चल रहा है हमारा वर्णकी लवणों के लिए। कंफर्म। प्रश्न लिखो, 21 में क्वेश्चन आया हुआ है 2021 का जेट का क्वेश्चन, और एक सीयूटी का क्वेश्चन आया हुआ है। लिखो क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। फलों के छिलकों और पुष्प के दल पुंजों में उपस्थित वर्णक कौन से होते हैं। लिखो पहला क्वेश्चन, लिखो फलों के छिलकों। बेटा क्या कर रहे हो आप, प्लीज। फलों के छिलकों, लिखो फलों के छिलकों और पुष्प के दल पुंजों में। छिलकों और पुष्प के दल पुंजों में। दल पुंज मतलब, दल पुंजों में, दल पुंजों का मतलब क्या होता है, क्रोला। दल पुंजों में कौन से वर्णक उपस्थित होते हैं। लिखो वर्णकी लवक, वर्णकी लवक, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट मिलेंगे इसके अंदर। अगला बेस्ट एग्जांपल लिखें, अगला लिखिए इसके अंदर वर्णकी लवकों के लिए क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं। पहला काम तो बेटा इसमें लैमिला नहीं पाया जाता। इसमें क्या नहीं मिलेगा, लैमिला नहीं पाई जाएंगी, और ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगी। नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा देता हूं आपको मैं। वर्णकी लवकों की बात चल रही है बेटा। वर्णकी लवकों के लिए अपन क्या बोलेंगे, नो फोटोसिंथेसिस। इसमें किसी भी प्रकार का प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता। दूसरी बात, इसमें लैमिला, कुछ बैठा हुआ है इसके ऊपर, इसमें लैमिला क्या होती है बेटा, एब्सेंट होती है। ये दोनों प्रश्न 21 के अंदर पहुंचे हुए हैं। जेट के अंदर लिख लेना इंपॉर्टेंट है, प्लस सीयूटी के अंदर लिख लेना इंपॉर्टेंट है। कन्फर्म आएगा। पीछे दिखा रहा हूं आपको स्लाइड के अंदर बेटा, मैं देखो ध्यान से। इसके लिए ये हमारा टॉपिक ये चल रहा है क्रोमोप्लास्ट के लिए। क्रोमोप्लास्ट के लिए अपने क्या लिखेंगे कि इसमें लैमिला नहीं पाई जाती। सेकंड नंबर पे अपन क्या बोलेंगे बेटा, इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। कन्फर्म हो गया। ये दो क्वेश्चन आए हुए हैं जेट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन लिखो इसके अंदर। अब देखो एक प्रश्न आएगा आवर्त बीजी पादपों में, मैंने पिछली बार करवाया था क्या, परागण। अब यदि किसी पुष्प के अंदर परागण की प्रक्रिया संपन्न हो रही हो, तो जो परागण कौन करते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा परागणकारी कौन होते हैं, मधुमक्खी। कौन सी होती है, कितने परसेंट, 80%, 70 से 80% परागण की प्रक्रिया संपन्न करती है। तो यदि वो पादप की तरफ आकर्षित होगी, किसको देख के आकर्षित होगी, तो वर्णकी लवकों का दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया, ये परागण में सहायक है। लिख लो बेटा, ये परागण में
सहायक है, तो ये अपने क्या बोल देंगे, परागण में सहायक है। ये लो मित्रों, ये परागण में सहायक है। और कितना परागण करने में सहायक है, लिख देंगे 80%। और 80% कौन करवाएगा, मधुमक्खी करवाएगी। कौन करवाएगी बेटा, मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या है, इंसेक्टा प्रभाग की है। किस प्रभाग की है बेटा, इंसेक्टा, कीट प्रभाग की होती है। फटाफट लिखो, ये क्वेश्चन आपके बहुत शानदार ही है। अच्छा देखो ध्यान से, अभी पीछे वाले पे चल रहा हूं मैं टॉपिक के ऊपर। हमने इधर करवाया हुआ आपको कैरोटीनॉइड्स, कंफर्म है। कैरोटीनॉइड किसका मिला जुला प्रतिरूप है, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल का है। कैरोटीन का सूत्र लिखो बेटा। ये क्यों करवा रहा हूं मैं, प्रकाश संश्लेषण में दोबारा ना करवाना पड़े मुझे, आज तो टॉपिक चल ही रहा है। देखो C40H56, C40H56 कौन है, ये कैरोटीन है बेटा। कौन है बेटा, ये कैरोटीन है। कैरोटीन का सूत्र क्या लिखोगे बेटा आप, C40H56। लाल वर्णक है ये। कैसे वर्णक है बेटा, लाल वर्णक है। जैसे आपको गाजर के बारे में बताऊंगा, टमाटर में निकलने वाला तरल द्रव्य पदार्थ जिसको अपने ल्यूकोपीन बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं, ठीक है। C40H56 किसका सूत्र है, कैरोटीन का। किसका है, याद रखिएगा, प्रश्न लिखवाने की आवश्यकता ना पड़े। इसमें दो ही कारक पाए जा रहे हैं, एक पाई जा रही है कार्बन और एक पाई जा रही है यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन पाई जा रही है। अगला प्रश्न लिखिए ज़ैंथोफिल के लिए, ज़ैंथोफिल के लिए नहीं, फाइलो, हाँ कैरोटीन का लिख दिया, हाँ ज़ैंथोफिल के लिए, इसके लिए लिखो आप ज़ैंथोफिल के लिए। ज़ैंथोफिल में क्या करना है अपने को, सेम सूत्र लिखना है अपने को, C40H56 और इसके अंदर और क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। क्या मिल गया बेटा, ऑक्सीजन मिल गया। तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को देख के बताओ, दोनों में से एडवांस कौन हुआ, कौन हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कारक भी पाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आएगा, यदि वर्णकी लवकों में कैरोटीनॉइड्स के बारे में पूछा जाए तो एडवांस्ड, उच्चतम स्तर का एडवांस्ड वर्णक कौन होगा, बोलेंगे ज़ैंथोफिल होगा। क्यों, क्या पाया जा रहा है साथ में इसके, यही इसका योगदान है। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, पूरी प्रॉपर समझ में आ रही है। अगला प्रश्न लिखो एक और, जल्दी करो, अपना टाइम बढ़ रहा है अपना। अच्छा आगे प्रश्न 22 के अंदर आया हुआ है बेटा। 22 में क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो कैरोटीनॉइड्स लिखा है मैंने, ये कैरोटीनॉइड्स, इसका नामकरण आया था, इसका नाम किसने दिया था, लिखो वैकेनरोडर ने। क्या नाम था बेटा, वैकेनरोडर एक वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम कैरोटीनॉइड्स के बारे में विवेचना करी थी, ठीक है। उसके बाद में ही ये सूत्र प्रकट हुए हैं, ये वाले सूत्र, ये फॉर्मूले जो है उससे पहले नहीं थे, क्योंकि विवादित थे, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो अपने कैरोटीनॉइड्स के बारे में क्या बोलेंगे, वैकेनरोडर। क्या बोलेंगे बेटा, वैकेनरोडर। ये एक बार आया हुआ है 2022 के अंदर, तो कभी पूछ लेते हैं, तो मैं इसलिए मैंने आपको ये बता दिया मैंने, ठीक है। लेकिन सीयूटी में ये मिलान करने वाले क्वेश्चनों में आया हुआ था, ये वैकेनरोडर के बारे में चर्चा थी, और 3-4 नाम इसके अंदर और भी थे। आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखे बेटा आपने, ज़ैंथोफिल के एग्जांपल्स लिखने हैं। मैंने नाम तो मैंने लिखे नहीं है, फिर भी मैं आपको एग्जांपल लिखवाता हूं। लास्ट क्वेश्चन लिखो, ज़ैंथोफिल के अपने एग्जांपल्स लिखें, ज़ैंथोफिल के एग्जांपल्स लिखें। ज़ैंथोफिल के एग्जांपल में नंबर 1 पे लिखो बेटा, सबसे पहले ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन लिखा हुआ है, ल्यूटीन, ल्यूकोजेंथिन का ल्यूटीन आ जाएगा, लिखो ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन, ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन, क्रिप्टोजेंथिन, ल्यूटीन, वाइलोजेंथिन, नियोजेंथिन, नियोजेंथिन और क्रिप्टोजेंथिन। क्रिप्टोजेंथिन ये अक्सर क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं। समझ आ गई बात बेटा, ये है हमारे कंप्लीट कैरोटीनॉइड्स। अब ये कैरोटीनॉइड्स, ये क्या बोलते हैं उसको, फाइकोबिलिन्स, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोसाइनिन, क्रोमेटोफोर्स, मैंने 2 यूनिटों के इकट्ठे करवा दिए। और समझ आ गई, पता लग गया होगा आपको, सेल बायोलॉजी में ये नहीं है,
लेकिन प्रकाश संश्लेषण में है। तो अब हरित लवक पढ़ा रहा हूं तो दोबारा क्यों पढ़ाऊं, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तब पढ़ाऊंगा, हमारा सिलेबस फास्ट चलेगा, आपको याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आज का टॉपिक आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस टॉपिक को पढ़ें, संबंधित जो भी प्रश्न होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका प्रश्न को डालें, पूरी कोशिश की जाएगी नेक्स्ट क्लास से पहले आपके टॉपिक सॉल्व कर दी जाएगी। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी को थैंक यू, सभी का धन्यवाद।